बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शकील कुरेजा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में जो खबर आई हुकूमत की जानिब से, वो आपने अभी सुनी होगी 2 घंटे पहले। तो मैं भी आपके गोश्त गुजार कर दूं, पेट्रोल की कीमत में 9 रुपये 66 पैसे यानी कि तकरीबन 10 रुपये फ़ी लीटर इजाफा कर दिया गया है। और अब पेट्रोल की नई कीमत बन गई 290 रुपये फ़ी लीटर। और इसी तरह डीजल की कीमत जो है उसमें हातिम ताई की कब्र को लात मारी है हुकूमत ने, और वो 3 रुपये और 32 पैसे उसमें कमी की गई। और वो जो अब पेट्रोल डीजल की कीमत है वो 282 रुपये फ़ी लीटर हो गई है। ये जो पेट्रोलियम मसनूआत हैं, इसके बारे में आपको मैं नुक्ता बता दूं कि इसको कहा जाता है इकोनॉमी का इंजन है, इकोनॉमिक इंजन इसको कहा जाता है। वो क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसका ताल्लुक होता है जो हमारी प्रोडक्ट्स तैयार होती हैं उससे ताल्लुक होता है, फिर जो ट्रांसपोर्टेशन होती है सामान की उससे इसका ताल्लुक होता है। मसलन कपड़ा बनता है, सब्जी एक शहर से दूसरे शहर जाएगी, या आप खुद एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करेंगे, आपका सामान आएगा, किसी की जूते की दुकान है वो फैसलाबाद से, लाहौर से, कराची से जूते मंगवाएगा, टॉवल मंगवाएगा, कपड़े मंगवाएगा या दीगर चीज़ें मंगवाएगा खाने पीने की, तो वो जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होती है वो तो बढ़ती ही बढ़ती है। आपकी जो बिजली है उसका बहुत सारा हिस्सा जो है वो डीजल पे बनता है, फर्नेस ऑयल पे, तो वो अगर इसकी कीमत बढ़ेगी तो फिर आपकी बिजली की कीमत भी बढ़ेगी। ये जब सब जगह से कीमत बढ़ती है तो उसके एंड पे आके अदायगी कौन करता है? कंज्यूमर, जो आप और मैं हैं, यानी जो उसको इस्तेमाल करता है। फॉर एग्जाम्पल आपने कोई बिजली इस्तेमाल करते हैं, इसकी सबसे बड़ी एग्जाम्पल है ये जो आजकल फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट लगती है। वो फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट यही होती है कि 2 महीने पहले जो बिजली बनाई गई थी वो यूनिट मिसाल के तौर पर 10 रुपये का बना था और आपको 8 रुपये का दिया था, लिहाजा वो जो 2 रुपये फी यूनिट थे वो अब आप अगले बिल में अदा करें। तो डीजल की कीमत बढ़ेगी तो बिजली की कीमत बढ़ेगी, ट्रांसपोर्ट की कीमत बढ़ेगी, किरायों की कीमत बढ़ेगी। तो ये जब सारी चीज़ें बढ़ेंगी तो उसका एक महंगाई का इम्पैक्ट जो आता है वो पब्लिक के ऊपर, जो ऑलरेडी पिसी हुई है, वो और ज़्यादा हो जाता है, लोगों की चीखें निकल जाती हैं। बहरहाल ये एक नुक्ता यहाँ पे बता दूँ, ये अभी पिछला IMF का प्रोग्राम चल रहा है, ये जो हम असरात देख रहे हैं। जब अगला IMF प्रोग्राम आएगा जो कि हुकूमत इस वक्त प्लान कर रही है 7 से 8 अरब डॉलर का कमोबेश, तो वो जब आएगा उसमें होता क्या है? IMF क्या है? IMF है इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड। वो आपको पैसे देता है, लेकिन उसके लिए आपसे पहले एक मंसूबा मांगता है, एक प्लान मांगता है कि आप बताएं कि आपको हम अगर ये पैसे दें तो आप हमें वापस कैसे करेंगे। तो फिर आप जवाब में उनको प्लान देते हैं कि इस तरह बिजली से, गैस से, पेट्रोल से, डीजल से और टैक्सेस से और सैलरी क्लास वालों पे टैक्स लगा के, तो इन जगहों से हम आवाम को निचोड़ के ये पैसे आपको वापस भी करेंगे और जो इसके ऊपर सूद होगा या जो इंटरेस्ट है वो भी अदा करेंगे। तो फिर इसका मतलब ये है कि 7-8 अरब डॉलर का अगर प्रोजेक्ट वो आपका होगा, यानी प्रोग्राम अगला जो है 24th प्रोग्राम होगा पाकिस्तान का, तो वो जब आप लेंगे तो फिर वो पैसे आप आवाम से निचोड़ेंगे किस चीज़ से? यही बिजली, गैस और ये आपका डीजल और ये आपकी खुराक की अशिया और टैक्सेस, तो भरमार होगी क्योंकि वो पैसे वापस भी लेने हैं। तो इसी के साथ ये तो चलें एक खबर हो गई जो ब्रेकिंग है अभी की। इसके साथ आज वज़ीर दिफा जो है ख्वाजा आसिफ साहब, आपको पता है 2 चीज़ें उनके बारे में मैं बता दूं। नंबर 1, वो इंतहाई सीनियर सियासतदान है, सीनियर इन टर्म्स ऑफ टेन्योर्स। मुझे लगता है कि उनके कोई 3 डेकेड जो हैं वो पार्लियामान या असम्बलियों के साथ गुजरे हैं। वो हुकूमतों का हिस्सा भी रहे, अपोजिशन का हिस्सा रहे, मार्शल लॉज के दौरान भी वो इनका हिस्सा रहे, तो वो निज़ाम को अंदर बाहर दोनों जगह से जानते हैं। आज उन्होंने एक बड़ा हैरानकुन बयान दिया, हैरानकुन और तशवीशनाक। उनका ये कहना है कि उनकी नज़र में, अब उनकी नज़र में क्या है, वो वज़ीर दिफा हैं, यानी इस वक्त काबीना का हिस्सा हैं। जो ब्रीफिंग्स होती हैं सारी उनको पता होती हैं। अब जो हमारे वज़ीर ख़जाना है उनको ब्रीफिंग्स दी जा रही हैं, या कैबिनेट को ब्रीफिंग दी जाती है, वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग दी जाती है, तो ये हर जगह मौजूद होते हैं। और इनके पास एक अहम मिनिस्ट्री भी है वज़ारत दिफा की। तो उनका ये मानना है, वो कहते हैं मेरी नज़र में मुल्क इस वक्त दिवालिया हो चुका है और आवाम को हम फौरी रिलीफ नहीं दे सकते। उन्होंने वाज़ेह तौर पे कह दिया है, कोई लगी लिपटी दी। वो कहते हैं कम अज़ कम 2 साल तो रिलीफ भूल जाएं, आपको रिलीफ नहीं मिलेगा। और जब आपको रिलीफ नहीं मिल रहा होता, इसका क्या मतलब होता है कि हुकूमत दलदल में है, वो फंसी हुई है। दलदल क्या है? आपका एक पाँव धंस गया ज़मीन में, उसको निकालने के लिए दूसरे पे जोर दिया, वो भी धंस गया, हाथ रखा वो भी धंस गया, दूसरा रखा वो भी धंस गया। आपको कोई बाहर से आके निकाल सकते हैं, आप खुद नहीं निकल सकते। तो इस वक्त हुकूमत दलदल के अंदर फंसी हुई है और आवाम को कह रही है कि आएँ और हमें निकालें। कैसे निकालें? यानी 8 अरब डॉलर वहाँ से लेना पड़ेगा, वो उसकी अदायगी आप करें, यानी कि पब्लिक वो अदा करे। गलतियाँ इनकी, पॉलिसियाँ इनकी, और नुकसान कौन भुगतेगा? मैं और आप। तो ये अब 2 साल का वो ये कह रहे हैं कि 2 साल तक आपको रिलीफ नहीं मिल सकता। और ये कोई आम आदमी नहीं, ये एक वज़ीर दिफा जो है मुल्क के इस वक्त, वो कह रहे हैं, जो काबीना का हिस्सा है, जो पॉलिसियों का हिस्सा है, सीनियर सियासतदान है। मैं उनकी बात को बेवजन नहीं समझता। ये एक लंबा तवील अरसा है, 2 साल के बाद भी मैं ज़ाती तौर पर तवक्को नहीं करता, बड़ा मुश्किल होगा। उसकी वजह आप देख लें, यही हुकूमत जब आई PDM वाली, जब पहली PDM 1 थी, उस वक्त इन्होंने क्या नारे और दावे लगाए थे कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, वो कर देंगे। महंगाई 2-3-4 गुना आगे चली गई, वापस कहाँ आई? कोई नहीं आई। फिर अगली हुकूमत इनकी आ गई, अब मजीद महंगाई जो है, ये पेट्रोल को देख लें, फिर इसके बाद अब जो इसका इफेक्ट आएगा उसको देख लें,
बिजली और गैस के बिल को देख लें, लोगों के साथ हुआ क्या, और अब बिजली के बिल अब आने हैं, जो गर्मी शुरू हुई है तो उसमें क्या होगा वो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। अब दोबारा जोड़ के देख लें इनके बयान को कि मुल्क उनकी नज़र में दिवालिया हो चुका है, यानी आपके पास रिलीफ देने के लिए पैसे नहीं हैं। तो पैसे जब ना हो तो फिर आवाम से नचोड़े जाते हैं, तो मुझसे और आपसे नचोड़े जा रहे हैं। और आने वाले दिनों में ये तवक्को रखें कि आपको रिलीफ नहीं मिल रहा तो तकलीफ ज़रूर मिलेगी, ये आप कमर कस के रखें, सीट बेल्ट जो है ना अपनी बांध लें। ये तो चलें, दो खबरें हो गई, इनके साथ इंपॉर्टेंट खबरें हैं। तीसरी खबर भी इन्हीं के साथ जुड़ी हुई है, वो फिर एक और विफाकी वजीर की जानिब से है, वो हैं जनाब अता तारड़ साहब, विफाकी वजीर इत्तलात हैं। हुकूमत की जो भी खबरें होती हैं, जो भी ब्रीफिंग्स होती हैं, उसके बाद वो आके मीडिया को बताते हैं कि जी ये मामला डिस्कस हुआ। तो आज जो उन्होंने बात बताई वो ये कहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर ने, ये ऐलान को गौर से सुने जो उन्होंने ऐलान किया, प्राइम मिनिस्टर ने जो वजारतें हैं उनको ये टास्क दिया है कि जो IMF के अहदाफ हैं उनको हर सूरत हासिल करना है, उनके ऊपर काम शुरू कर दें और तेज़ी से काम शुरू कर दें, उसकी मॉनिटरिंग होगी। यानी उनकी कारकर्दगी का जो जिसको कहते हैं ना जांच पड़ताल, वो इस चीज़ के ऊपर होगी जो IMF के अहदाफ हैं वो उनको हासिल कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। अब मैं दोबारा थोड़ी इसकी वजाहत कर दूं। IMF के अहदाफ मैंने आपको अभी गुजारिश की, जब वो $8 अरब या $6 अरब या $5 अरब जो भी वो देंगे तो उसके साथ वो अहदाफ आपको देंगे कि भाई इस मद में आपने इतना पैसा निकालना है, किससे, आपसे और मुझसे। इस मद में यानी कि बिजली हो गई, गैस हो गई, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, और आपकी खाने पीने की अशिया हो गई, जो तनख्वाहदार तबका है उसके ऊपर टैक्स हो गया, फिर अदर टैक्सेस जो हैं, इन टैक्सेस को डाल के और वो आपसे और मुझसे निकाले जाएंगे। तो उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने कहा जी वजारतों को टास्क दे दिया गया कि IMF के जो आदाफ हैं उनको पूरा किया जाए हर सूरत। तो इसका क्या मतलब है, अब तीनों खबरों को जोड़ लें, आज की पेट्रोल की कीमत, फिर ख्वाजा आसिफ साहब का बयान, फिर वजीर इत्तलात का बयान, और उसमें कौन कौन से प्लान है, शॉर्ट टर्म है, शॉर्ट टर्म यानी जो अहदाफ हैं, फिर हैं मीडियम टर्म यानी जो ज़्यादा थोड़ा तवील चलेंगे, फिर हैं लॉन्ग टर्म वो आगे ज़्यादा दूर तक जाएंगे। तो बहरहाल ये अवाम का तो कोई कसूर नहीं है ना इन पॉलिसी साजों में, ये पॉलिसियाँ और ये गलत फैसले और ये हुकूमतों का गिराना चढ़ाना बिठाना और ये सब मामला, अवाम जो है ना सिर्फ वो है तकलीफ़ के लिए कि लड़ाई इनकी है, पिस मैं और आप रहे हैं। जब तक ऊपर ठीक नहीं होगा, जिसके आसार बड़े कम नज़र आ रहे हैं, मुस्तकबिल करीब में भी बड़े कम नज़र आ रहे हैं, उस वक्त तक मैं और आप रिलीफ के मुस्तहिक नहीं है। तकलीफ जो है वो बनी ही हमारे लिए, अगर हुकूमत की सतह पे देखा जाए तो वो आप तकलीफ की तवक्को रखें, रिलीफ की तवक्को ना रखें। अब आते हैं एक और जानिब, ये बड़ी एक और खबर आई, आपको मैं इसको लिंक करके देता हूं दो खबरों के साथ। कल एक खबर आई कि सुप्रीम जो हुकूमत है उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं उनके साथ मशावरत के बाद जजेस के मामले के ऊपर उसकी तहकीकात के लिए कमीशन तश्कील दे दिया। एक रुकनी वो कमीशन है, उसके TORs मंजूर हो चुके, उस पर तफसीली बात हम कल कर चुके हैं। उसके साथ जुड़ी हुई एक खबर आज आई, और वो खबर ये मैं जोड़ के आपको बताऊंगा मैं जुड़ी हुई क्यों कह रहा हूं। आज खबर ये आई कि नून लीग के कौमी और सूबाई असम्बली के 41 जो जीते हुए अरकान हैं 41, उनकी जीत को ट्रिब्यूनल्स के अंदर चैलेंज कर दिया गया। मैं दोबारा बता दूं, नून लीग के कौमी और सूबाई असम्बलियों के 41 जीते हुए अरकान जो हैं उनकी जीत को ट्रिब्यूनल्स के अंदर, इलेक्शन ट्रिब्यूनल जो होता है उसमें चैलेंज कर दिया गया है। अब मैं कॉन्स्पिरेसी थ्योरी के ऊपर आए, क्योंकि मुल्क चली कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज पर आए। कल कमीशन बना, बहुत सारी उसके ऊपर बातचीत चल रही है, एक भूचाल आया हुआ है। मैं आता हूं उस तरफ जो उसकी डेवलपमेंट है। मैं इन दोनों को लिंक करूं, ये फॉर्म 45-47 वाली बेसिकली कहानी है। मैंने आपको शुरू के व्लॉग्स में कहा था कि फॉर्म 45-47 वाली जो ये मंत्रा है ये मरेगा नहीं, जब तक ये हुकूमत है ये मंत्रा चलता रहेगा, फॉर्म 45-47 वाला। अब कल कमीशन बन गया, TORs बन गए, उसमें बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी थी, नुकात। आखिरी बात मैंने की थी कि ये बड़ा इंटरेस्टिंग होगा देखना कि जो TORs हैं वो तयन कैसे होगा, जजेस ने गलत कहा या फिर दूसरी साइड इसमें मुलविस थी, दो में से कोई एक चीज़ तो होगी। अगर कोई दरमियानी रास्ता भी निकालेंगे, कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ तो बताना पड़ेगा, ये तो तय है। अब मामला क्या आ गया, मामला यह आ गया इस वक्त, इस केस को देखें अगर जुडिशल कमीशन को, तो अब तश्कील चूंकि हुकूमत ने दी, TORs भी हुकूमत ने बनाए। अब ये बज़ाहिर ऐसा, क्योंकि है तो हुकूमत के कंट्रोल में, मामला जो होगा आगे सारा वो एग्जेक्टिव उनको सपोर्ट करेगी, एग्जेक्टिव सपोर्ट करेगी तो वो नतीजे तक पहुंचेगा कमीशन। अब बज़ाहिर ऐसा फील होता है कि जिनके ऊपर जजेस ने इल्ज़ाम लगाया, जिनकी तहकीकात कमीशन करेगा, हुकूमत का बनाया हुआ, यानी कमीशन तो फिर हुकूमत के अंडर हुआ ना, प्राइम मिनिस्टर के, तो वो अगर वहां पे कोई गड़बड़ करते हैं, यानी हुकूमत की जानिब से अगर कुछ ऐसा होता है, फर्ज कीजिए कोई सदाकत है और वो उसको आश्कार करने की कोशिश करती है,
तो फिर उसके पांव उखाड़ने के लिए आज ये खबर आ गई, 41 लीगी, सूबाई और कौमी असम्बली के जो अरकान हैं जीते हुए, उनके चैलेंज कर दिए गए हैं। तो उधर 60 डेज हैं कमीशन के पास, और ये 41 अरकान अगर यहां पर सूरत हाल बदलती है तो विफाक के अंदर है क्या इनके पास? पीपल्स पार्टी 2 कदम पीछे हो जाए, हुकूमत खत्म, और वहां से अगर सपोर्ट खत्म हुई फिर हुकूमत खत्म। तो वहां अब चूंकि उनका एक, ये जिसको कह लें, एक चीज उनकी इनके हाथ इस वक्त आई है, अगर तो ये उस पर मट्टी नहीं डालते तो फिर ये मामला आगे बढ़ेगा 41 वाला, और अगर ये उसको कंट्रोल कर लेते हैं तो ये भी कंट्रोल हो जाएगा। तो सारी जिंदगी हमारे यहाँ पाकिस्तान में यही चलता रहा है। तो ये एक सूरत हाल मुझे बड़ी, यानी कल और आज, पीछे भी दिन थे, पीछे भी इन लोगों ने कोई चैलेंज नहीं किया, कल कमीशन बन रहा है, आज 41 लोग चैलेंज हो गए। अब आप इसके अंदर है कौन? इसके अंदर हमजा शहबाज हैं, अब्दुल अलीम खान साहब हैं, अब अब्दुल अलीम खान साहब वफाकी वजीर हैं, ख्वाजा आसिफ साहब हैं, जिसका सूरत हाल सारी आपके सामने है, किस तरीके से फॉर्म 45 47 को उनका तो बड़ा हाइप क्रिएट हो गई थी ना उस मसले की। वो वजीर दिफा हैं, एक वजीर निजकारी और दूसरी तरफ आपके जो वजीर दिफा, उन दोनों को उनकी जीत को चैलेंज कर दिया गया। तो ये आप ज़रा समझ लें बात को कि कल कमीशन बनना और आज 41 बल्कि मुझे याद आ गया, आप कमिश्नर रावलपिंडी की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसको भी जहन में रख लें, कितने 14-15 MNAs हैं और 27 सूबाई सीटें हैं। तो अगर वो वाली कहानी भी खुल जाती है, फिर नवाज शरीफ का अपना हल्का मशकूक है, उसके ऊपर बड़े सवाल आते हैं, फिर सलमान अकरम राजा और ओन चौधरी वाला वो हल्का आपके सामने है, मरियम नवाज वाला हल्का वो आपके सामने है। तो ये तो फिर सूरत हाल जो है ना, यानी इसको कहते हैं कारपेट खींचने वाली बात। अगर इन्होंने, बज़ाहिर ऐसा लग रहा है, बज़ाहिर ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है, अगर ये कमीशन के थ्रू कुछ ऐसा करते हैं, कोई ऐसी सूरत हाल डेवलप होती है, तो फिर दूसरी साइड पे ये चीज़ें मंजन आपके लिए तैयार है। तो मैंने आपको कहा हुकूमत दलदल में है, रिलीफ देने का उन्होंने कह दिया हम नहीं दे सकते, तकलीफ का पैगाम उन्होंने आज दे दिया, पेट्रोल 10 रुपये महंगा हो गया, तो तकलीफ आ गई, रिलीफ का इम्कान नहीं है। वजीर दिफा साहब कह रहे हैं मुल्क दिवालिया हो चुका है और 2 साल तक रिलीफ नहीं दे सकते। जब रिलीफ नहीं होगा तो याद रखें 2 साल तक तकलीफ ही होगी, और जब रिलीफ आएगा तो वो क्या आएगा, वो अभी उसका कुछ नहीं कहा जा सकता, इम्कानात वैसे बड़े मादूम हैं। तो ये सूरत हाल है। अब आते हैं जजेस वाले मामले के ऊपर, उसमें भी आज नया यानी एक नया बड़ा टर्न आ गया है, बहुत बड़ा। इस वक्त जो बार काउंसिल्स हैं वो भी तकसीम है, कुछ कह रही हैं कि दुरुस्त फैसला है और कुछ को इसके ऊपर इख्तिलाफ है, कुछ उसको मान रही हैं और कुछ उसको नहीं मान रही। लेकिन इसके अलावा आज 300 वकला की जानिब से उनके दस्तखत शुदा बयान वो चीफ जस्टिस साहब को इरसाल किया गया और उसमें इस कमीशन को मुस्तरद कर दिया गया। 300 वकला एक बड़ी भारी तादाद होती है, बड़े नामवर वकला भी हैं, उसमें सलमान अकरम राजा साहब भी हैं और दीगर भी हैं, मुईज़ जाफरी, अब्दुल मुईज़ जाफरी, वो बड़े कमेंटेटर हैं, टीवी पे आते हैं, बात भी करते हैं, वो भी बड़े वकील हैं, उनके भी दस्तखत इसके ऊपर हैं, ईमान मजारी के इनके ऊपर दस्तखत हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है, जो सबसे बड़ा नुकता है, मैंने कल आपको गुजारिश की थी कि आप यानी ये जो मैंने क्रेडेंशियल्स जो बताए थे इनके, हमारे जो कमीशन के सरबराह बने हैं तसद्दुक़ जिलानी साहब, उनके बारे में मैंने आपको बताया था कि ये उनके ऊपर जिम्मेदारी बनती थी कि वो अगर आज खुद इनकार कर देते तो वो ज़्यादा बेहतर होता, क्योंकि कमीशन के ऊपर जब इतने सारे एतराज़ात आ गए हैं और आप इतने क्रेडिबल आदमी हैं, आपका एक शानदार करियर रहा, वो यानी लीगल मामलात में हो या अदरवाइज हो, तो आप एक ऐसी चीज़ जो शुरू से मुतनाज़िया बन गई, आप जो मर्जी फैसला कर दें उसके ऊपर, या एक पॉलिटिकल पार्टी ने एतराज़ कर दिया, वकला ने एतराज़ कर दिया, जब शुरू में एतराज़ हो गया तो आप ना करते। अब एतराज़ उनके घर से आ गए, उनके साहबजादे हैं, वो भी वकील हैं, साकिब जिलानी साहब, वो हमें ज़राए से ये पता चला है कि जो ये बयान बना, इसके ऊपर जो सबसे पहले दस्तखत करने वाले शख्स थे वो साकिब जिलानी साहब थे, जो कि इनके खुद साहबजादे हैं तसद्दुक़ हुसैन जिलानी साहब के। यानी वालिद के ऊपर इस इशू के ऊपर वालिद पर बेटे ने अदम एतमाद कर दिया है। वो चाहते हैं कि आप इसका ये ना करें और उनका मुतालबा यह है कि सुप्रीम कोर्ट इसको अज खुद नोटिस के प्रीव्यू में सुप्रीम कोर्ट के अंदर ही इसकी ओपन समाअत करे, ताकि पूरी कौम देखे कि ये एक्चुअली मामला है क्या, सच और झूठ जो है वो वाजे हो सके और वो पूरी कौम के सामने हो सके। तो ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है और उनका अब ये मुतालबा है 300 वकला का। तो इससे कम से कम ये आपको आइडिया हो गया कि वकला बरादरी इस इशू के ऊपर तकसीम हो गई है। आगे अभी तो कमीशन बनने के ऊपर तकसीम हुई है, और जब ये रिपोर्ट आएगी और मामला आगे चलेगा या कार्रवाई आगे बढ़ेगी, फिर क्या सूरत हाल होगी और इसमें से क्या निकलेगा। मेरा इसके ऊपर तबसरा और तजिया क्या है, ये जो अदम एतमाद किया जा रहा है इस कमीशन के ऊपर, उसकी वजह क्या है? उसकी वजह है हमारा अपना माजी, पाकिस्तान का अपना माजी। आप दर्जनों के हिसाब से कमीशन उठा के देख लें, कमीशन बनते हुए तो आपको मिलेंगे, लेकिन उनकी रिपोर्ट्स, उसके बाद रिपोर्ट के ऊपर अमल दरामद, उस पर सजाएं
और जो मुल्जिमान थे या जिनका रोल था उनका तयन वो आपको होता हुआ नजर नहीं आएगा। ये भी मैं अपने पिछले वीलॉग्स में बता चुका हूं। तो माजी को मद्देनजर रखते हुए ये जो इसकी सूरत हाल है, सेंसिटिविटी है इशू की, वो ये चाहते हैं कि इसका जो भी हो ओपन कोर्ट में हो, और ये ओपन कोर्ट में तो सारी दुनिया देखेगी। और बहुत सारे केसेस हैं जिसमें चीफ जस्टिस साहब ने उसकी लाइव जो है वो टेलीकास्ट भी हुए केसेस, समात लोगों ने देखी। वो ये चाहते हैं कि इसका ओपन कोर्ट में करें और उसको लाइव टेलीकास्ट भी करें ताकि पूरी दुनिया, पूरी कौम देखे, जो भी कट्टाकट्टी हो वो सामने निकले। तो अब ये जो होगा जुडिशल कमीशन, ये जो कमीशन होगा, इंक्वायरी कमीशन, वो तो बंद कमरा होगा, उसका खबर तो आ जाएगी, ढूंढ के आएगी, लेकिन कौम को पता नहीं चलेगा सिवाय उस खबर के जो वहां से बाहर आएगी। तो ये उनका मुतालबा है और उनको एतराज़ इसी चीज़ का है, उनको तवक्को नहीं है, अदम एतमाद इसलिए कर रहे हैं क्योंकि दर्जनों कमीशन बन चुके, बड़े सेंसिटिव इशूज़ के ऊपर बने, उनकी रिपोर्ट्स आई, लेकिन उस पर ना वो रिपोर्ट्स पब्लिक हुई, ना उस पर अमल दरामद हुआ, ना किसी को कभी सज़ा हुई, सज़ा जज़ा का अमल नहीं था। इसलिए इस कमीशन को बनाना मिट्टी पाव कमीशन के मुतरादिफ है, लिहाजा वो इसको मुस्तरद करते हैं। आगे क्या लाए अमल इख्तियार करेंगे वो आने वाला वक्त इसका बताएगा कि वो ये मामला आगे कैसे चलेगा। बहरहाल दुआ कर सकते हैं और तवक्को कर सकते हैं कि पाकिस्तान के हालात अच्छे हों, ताकि पाकिस्तान के कौम के हालात अच्छे हों, और हालात अच्छे होंगे तो फिर सब दुआएं देंगे, अदरवाइज़ फिर अल्लाह ही अल्लाह है। तो आज के लिए इतना ही। आप हमारी वीडियोज़ को लाइक कर सकते हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपना फीडबैक कमेंट के ज़रिए शेयर कर सकते हैं। मुझे इजाज़त दीजिए, कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।